स्वागत है आप सभी का एकेडमी विंग्स के यूट्यूब चैनल पे। हम लोग आज देखते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसके पहले वीडियो में हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्टरी पार्ट को कवर कर लिया था और आज हम लोग हर एक आर्टिकल जो भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों ने 36 और 37 को लास्ट वीडियो में चर्चा कर लिया था। अब आर्टिकल 38 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल 38 में क्या दिया हुआ है कि जो वेलफेयर स्टेट यानी कि कल्याणकारी राज्य के बारे में जो चर्चा किया गया, कल्याणकारी राज्य, उस कल्याणकारी राज्य से ये डील करता है। ये जो कंसेप्ट है हमारा सिद्धांत है किस चीज का? कल्याणकारी राज्य का, वेलफेयर स्टेट का। अब वेलफेयर स्टेट कैसे बनेगा? तो वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोगों ने इकोनॉमिकल, सोशल और पॉलिटिकल तीनों तरीके से जो जस्टिस है वो आम लोगों तक पहुंचाना होगा। वो जब पहुंच जाएगा तभी जो हमारा ये जो कंसेप्ट है वेलफेयर स्टेट यानी कि कल्याणकारी राज्य, ये हम लोग पूरा कर पाएंगे। तो इसी चीज से ये डील करता है कौन? हमारा आर्टिकल 38। आर्टिकल उसके बाद जो 39 है वो आर्टिकल 39 में भी वही चीज है कि कुछ जो इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे स्टेट को फॉलो करने होते हैं, जो उसको अलग अलग जो प्रोविजन, ताकि जो कल्याणकारी जो राज्य है हमारा उसके पूरा करने में जो एक हेल्पिंग जो वहां टूल की हेल्पिंग टूल के तरीके से वो काम करता है, जो हमारा आर्टिकल 39 है। तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है हमारा 39 ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसका काम क्या है? इसमें दो टर्म है, इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड। इक्वल जस्टिस को प्रमोट करना है और फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना है। यानी कि जो इक्वल जस्टिस कहने का मतलब कि समान न्याय, चाहे वो कोई गरीब हो, अमीर हो, किसी भी जेंडर, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ जो भी हो उसका, उस बेसिस पे हम लोग डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। किस चीज में? जस्टिस में। तो जस्टिस जो है हमारा वो हमेशा समान रहना चाहिए, इक्वल जस्टिस ही होना चाहिए। खास करके जो अभी भी जो रूरल एरियाज है वहां पर SC ST कम्युनिटी के साथ या वुमेन्स के साथ कई तरह की ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिसमें पता चलता है कि अभी भी जो इक्वल जस्टिस जो है वो डिलीवर करने में हमारी स्टेट पूरी तरीके से अभी तक कैपेबल नहीं हो पाई है। नेक्स्ट इसमें क्या है कि फ्री लीगल एड, जो एक तरीके से फ्री यानी कि निशुल्क और कानूनी सहायता। लीगल एड मतलब क्या हो जाता है हमारा? कानूनी सहायता। तो एक निशुल्क जो कानूनी सहायता है वो भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए लोगों को। अगर जैसे कि काउंसलर वगैरह होते हैं, जो भी लॉयर्स वगैरह होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, वो प्रोवाइड करना भी कई बार क्या होता है स्टेट की जिम्मेवारी हो जाती है। इनकेस जो पर्सन है वो कैपेबल नहीं है खुद से उस चीज को अरेंज करने में। तो ये आर्टिकल 39A हो जाता है हमारा। आर्टिकल 40 जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। जो ग्राम पंचायत का जो अवधारणा है हमारा, ये क्या है हमारा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ये हमारे गांधीयन प्रिंसिपल से आता है। गांधी जी का ये अवधारणा था कि जो शासन जो है वो एकदम नीचे के स्तर से शुरू होनी चाहिए, एकदम जो हमारा सरफेस लेवल होना चाहिए वहां से स्टार्ट होनी चाहिए। और उसी के तहत आर्टिकल 40 में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत है इसकी चर्चा की गई है। इसी चीज को 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जो हमारा डॉक्टर ये PV नरसिम्हा राव जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनके दौरान ये किया गया था। जो रूरल पंचायत बनाया गया जिसको कि हम लोग पंचायत कहते हैं, रूरल लेवल पे जो ये लोकल गवर्नमेंट हो गया, और जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट हो गया उसको हम लोग म्यूनिसिपैलिटीज कहते हैं। तो ये हो गया था हमारा इसी के साथ। अब आते हैं आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 41 में दिया हुआ है राइट टू वर्क, एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस। पब्लिक असिस्टेंस यानी कि राइट टू वर्क यानी कि काम करने का अधिकार, कार्य करने का अधिकार, शिक्षा, और पब्लिक असिस्टेंस यानी कि जो लोक सहायता। पब्लिक असिस्टेंस मतलब लोक सहायता इन सर्टेन केसेस, कुछ केस में। ये जो सर्टेन केसेस है, ये सर्टेन केसेस कौन कौन सा हो सकता है? मतलब कि इन केसेस जैसे कि अगर कोई व्यक्ति सामने वाला वो विकलांग, विकलांग शब्द न यूज करके अगले हम लोग क्या है? दिव्यांग, स्पेशली एबल्ड है वो व्यक्ति। तो सर्टेन केसेस में अगर वो व्यक्ति किसी कारणवश बहुत ज्यादा भी मतलब गरीब या फिर किसी भी ऐसे सिचुएशन में है जहां पर वो इन चीजों को क्या कर सकता है? अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो उन केसेस में, ओल्ड एज में जो पेंशन की व्यवस्था जो की जाती है, जो कई तरीके जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन, इस तरीके से ये जो स्कीम्स लाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, वो इसी चीज को फॉलो करने के लिए लाई जाती है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? आर्टिकल 42। ये आर्टिकल 42 क्या देता है? प्रोविजन देता है किस चीज के लिए? जस्ट और ह्यूमन कंडीशंस। किस चीज के लिए? वर्क के लिए,
जो जस्ट कंडीशन यानी कि जो उसमें न्याय की, जस्ट मतलब जस्टिस, न्याय, तो न्यायिक एक तरीके से जो काम करने का जो सिचुएशन होता है, जो माहौल होता है, जो एनवायरमेंट होता है, वो जस्टिस को फॉलो करना चाहिए। वहां पे ऐसा नहीं है कि अन्याय नहीं होना चाहिए, वहां पर किसी व्यक्ति के पास इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ ह्यूमन कंडीशन, एक मानवीय वातावरण होना चाहिए, एक ऐसा वातावरण जिसमें कि लोग खुले ढंग से अच्छे तरीके से अपने विचारों को रख के वहां पर काम कर पाए। तो ये जस्ट और ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क होना चाहिए। साथ ही साथ मैटरनिटी लीव रिलीफ, मैटरनिटी रिलीफ इन केस वुमेन जो है वो क्या है, प्रेग्नेंट है, तो उस वक्त में क्या होता है कि मैटरनिटी लीव बहुत सारे, जैसे वो कोई गवर्नमेंट स्कूल हो या फिर कोई दूसरे भी गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह होते हैं, इवन की जो अच्छी अच्छी जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, सब में ये नियम लाया गया है कि जो महिलाएं उनको मैटरनिटी रिलीफ, जो मातृत्व अवकाश है, वो भी दिया जाएगा। तो ये हमारा आर्टिकल 42 के तहत आता है। नेक्स्ट क्या हमारा आर्टिकल 43। इस आर्टिकल 43 में क्या दिया गया है, सिक्योर करना किस चीज को, लिविंग वेज को, वर्कर्स के, वर्कर्स का लिविंग वेज। अब लिविंग वेज क्या होता है, एक होता है मिनिमम वेज, जो कम से कम, मिनिमम वेज कहने का मतलब कि एटलीस्ट इतना उनका जो भत्ता बन जाना चाहिए, इतना उनको आय हो जाना चाहिए कि कोई व्यक्ति जो है वो अच्छे तरीके से, मतलब वो खा ले, कम से कम वो भूखा न रहे। ये हो जाएगा किस कंसेप्ट किसका, मिनिमम वेज का। लेकिन यहाँ पर चर्चा की गई है आर्टिकल 43 के तहत लिविंग वेज। लिविंग वेज के अंतर्गत क्या होता है कि मिनिमम वेज तो होना ही चाहिए, उसके अलावा एजुकेशन, हेल्थ, जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है ना, उसको अपलिफ्ट करने की बात की गई है कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें जब इंक्लूड हो जाएंगी उस वेज में, इतना तक अगर वेज पहुंच जाता है तो उसको हम लोग लिविंग वेज कहते हैं, उसको मिनिमम वेज नहीं कहते। तो मिनिमम वेज से हमेशा ज्यादा होना चाहिए लिविंग वेज, ये तो रहेगा ही। ये आर्टिकल 43 के तहत दिया गया है। अब 43A में क्या दिया गया है, 43A में दिया गया है कि जो वर्कर्स हैं, जो कामगार हैं, जो वर्कर्स हैं, उनका इंडस्ट्रियल पार्टिसिपेशन, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए, उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। अभी तक क्या होता है, जो काम देते हैं लोग, जो फैक्ट्री ओनर्स होते हैं, जो इंडस्ट्रियल ओनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग में ज्यादा जो उन्हीं का एक तरीके से सहभागिता होता है, 2 से 3 लोग जो होते हैं, जो टॉप पे लोग होते हैं, उन्हीं का जो डिसीजन मेकिंग में इनपुट होता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है, जो वर्कर्स हैं, जो आम लोग हैं, जो कामगार हैं, जो काम करते हैं, लेबर्स हैं, उनका भी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। और इसकी चर्चा की गई है आर्टिकल 43A में, इसकी चर्चा की गई। अब नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट है आर्टिकल 43B। 43A तक हम लोगों ने देख लिया। 43B में क्या दिया है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके प्रमोशन की बात की गई है। अब कैसे, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो प्रमोशन होगा वो किस तरीके से होगा, यानी कि उसका जो कंस्ट्रक्शन होगा, यानी कि उसकी जो स्थापना की जाएगी, उसको जो बनाया जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, उसको प्रमोट किया जाएगा, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ उसका जो मैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट भी किस टाइप का होना चाहिए, तो ऑटोनोमस मैनेजमेंट होना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर किसी भी तरीके का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए सरकारी, जिससे कि वो आम लोगों तक वो जो फायदा है वो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से या बहुत ज्यादा इजीली न पहुंच पाए। तो इसके लिए जो उसका ऑटोनोमस जो प्रशासन होना चाहिए, जो स्वायत्त प्रशासन होना चाहिए, ऑटोनोमस मैनेजमेंट, उसको भी प्रमोट किया जाएगा और कोऑपरेटिव सोसाइटी को एक तरीके से बेसिकली बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या हमारा आर्टिकल 44 है, और ये VVI है, ये बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। जो आर्टिकल 44 में क्या दिया गया है, तो आर्टिकल 44 में दिया गया है हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, या फिर इसको कॉमन सिविल कोड भी कहते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जगह पर इसको कहीं कहीं पे कॉमन सिविल कोड भी कहा जाता है। इसके तहत क्या दिया गया है कि जो समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता की बात की, यानी कि हर एक धर्म के लिए, हर एक, चाहे वो व्यक्ति, हर एक नागरिक के लिए, चाहे वो व्यक्ति कोई भी धर्म से हो, उसके लिए जो न्याय, उसके लिए जो मतलब नियम बनेगा, जो संहिता यानी कि लॉ, जो कोड बनेगा, वो सारे रिलीजियस कोड मिला के एक तरीके से, एक यूनिफॉर्म तरीके से एक लॉ लाया जाएगा, एक यूनिफॉर्म कोड हमारा तैयार किया जाएगा, जो हर एक रिलीजन के ऊपर क्या होगा, उसका समान असर पड़ेगा। हालांकि इसको अभी तक क्या किया गया है कि पूरी तरीके से लागू नहीं किया गया। एक गोवा है, वहां पर इसको इंप्लीमेंट किया गया है, उसके अलावा कहीं पर भी इसको इंप्लीमेंट अभी तक नहीं किया गया, हमारे किसी सरकारों ने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया। नेक्स्ट क्या है आर्टिकल 45। ये आर्टिकल 45 क्या है, इसमें कुछ बदलाव हुए हैं। पहले क्या है कि इसमें देख लेते हैं कि प्रोविजन दिया गया इसमें किस चीज के बारे में, अर्ली चाइल्डहुड केयर,
जो बचपन में जो शुरुआती जो दौर होता है उसमें जो बच्चों की जो देखरेख की जाती है उसके लिए, और साथ ही साथ जो एजुकेशन, उस वक्त जो एजुकेशन होता है चिल्ड्रन के लिए, उसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। इसमें एज ग्रुप इंपॉर्टेंट हो जाता है, 0 to 6 ईयर्स, यानी कि 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो अर्ली चाइल्डहुड केयर होना चाहिए, जो बचपन में जो उनकी देखरेख होनी चाहिए, उनको जो शिक्षा दिया जाना चाहिए, उसके बारे में मेंशन किया गया आर्टिकल 45 में। पहले क्या था इसके तहत कि पहले ये 0 से 6 न होकर के 0 से 14 था, लेकिन इस 0 से 14 को हटा दिया गया। इसमें क्या किया गया कि 6 साल से लेकर के 14 साल तक के जो बच्चे होंगे उनको जो शिक्षा का निःशुल्क, यानी कि फ्री एंड कंपलसरी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दे दिया गया, और उसको 21A के तहत राइट टू एजुकेशन बना दिया गया। और साथ ही साथ वो राइट टू एजुकेशन कहां चला गया, हमारा फंडामेंटल राइट में चला गया, पार्ट 3 में। तो जो पहले यहाँ पर 14 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए जो ये चीज थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, तो शिक्षा के महत्व को देखते हुए सरकार ने क्या किया कि 6 साल से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आर्टिकल 21A के तहत फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में डाल दिया। उसके बाद से ये जो है 0 से 6 साल, यानी कि अप टू 6 ईयर, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ही ये प्रोविजन रह गया आर्टिकल 45 में। नेक्स्ट क्या है आर्टिकल 46। इसमें क्या दिया गया है, इसमें भी प्रमोट करने की बात की गई, किस चीज को, एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, यानी कि जो शैक्षणिक और आर्थिक हित जो है किनका, जो SC होंगे, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ETC यानी कि जो अदर बैकवर्ड क्लास, जो भी समाज में जो अदर बैकवर्ड जो क्लासेस होंगे, इसमें महिलाएं हो या फिर जो ऑल भी जो BC या EBC क्लासेस के जो लोग आते हैं, उनका जो एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करने की बात की गई है आर्टिकल 46 के तहत। नेक्स्ट क्या हमारा हो जाता है आर्टिकल 47, जो अनुच्छेद 47 है। इस अनुच्छेद 47 में दो तरीके की बात की गई है। सबसे पहले ये दो जगह मेंशन भी किया गया है, इसको जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का डिवीजन था उसमें दो जगह मेंशन किया गया है। सबसे पहले तो क्या दिया गया है कि रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, जो पोषण का जो लेवल है, जो पोषक तत्व जो है उसका लेवल बढ़ाया जाएगा समाज में। किस तरीके से, जो बच्चों को जो सरकारी स्कूल वगैरह में भी जो कुछ चीजें दी जाती है, अंडा हो गया या फिर बाकी कोई भी चीजें दी जाती है, उन सब चीजों को इसीलिए दिया जाता है कि बच्चे जो कुपोषित है, माल न्यूट्रिस्ड है, जिनको अच्छे तरीके से भोजन नहीं मिल पाता है, तो उनके लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ावा देना, और साथ ही साथ उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, किस तरीके से उनका जो जीवन जो है, जीवन जीने का जो शैली है, तरीका है, उसको भी उपलिफ्ट करना, उसको भी बढ़ावा देना। ये दोनों चीज जो है बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, जो पब्लिक हेल्थ है, जो लोक स्वास्थ्य है वो बढ़ेगा। वो क्या होगा, वो इंप्रूव होगा, उसमें सुधार आएगा, क्योंकि लोग अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन का लेवल लेंगे, अच्छे तरीके से जीवन जिएंगे, यानी कि थोड़ा सा जो साफ सफाई का जो ख्याल रखा जाएगा, अच्छे तरीके से वो लोग रहेंगे, तो इन चीजों को रखा जाएगा, तो उससे क्या होगा, जो पब्लिक हेल्थ है वो भी इंप्रूव होगा। और साथ ही साथ जो इसमें इंप्लीमेंट किया गया है एक और चीज जो गांधीयन प्रिंसिपल से बहुत ज्यादा मेल खाता है हमारा, प्रोहिबिट किया गया है किस चीज के कंजम्पशन को, तो कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग, यानी कि जो जहरीला पदार्थ होगा जो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उसके लिए कौन सा चीज का, ड्रिंक और ड्रग्स, यानी कि जो मद निषेध हो गया, जो लीकर बैन वगैरह जो है, इन सब प्रिंसिपल्स को कहां फॉलो किया गया है, ये आर्टिकल 47 के तहत इसको इंप्लीमेंट दिया गया था इसमें। और इसी चीज को फॉलो करते हुए कई सारे जो स्टेट्स है उन्होंने अपने राज्य में क्या किया है कि लीकर को बैन कर दिया गया, फिर जो ड्रग्स जो है उन चीजों को बैन किया गया है। ड्रग्स तो खैर पूरे देश में बैन है, उस तरीके से उसका जो कंजम्पशन वगैरह है या फिर पोजीशन है वो सब क्या है, इलीगल माना जाता है। तो ये ड्रिंक वगैरह, इसमें हम लोग एग्जांपल देख सकते हैं बिहार का, बिहार में भी लीकर बैन है, जो शराबबंदी जिसको कहते हैं। उसके अलावा गुजरात में एक ऐसा राज्य जहाँ पे उसकी स्थापना के साथ ही जो ड्रिंक जो है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक, उसके ऊपर बैन लगा दिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल क्या हो जाता है हमारा, नेक्स्ट आर्टिकल हो जाता है आर्टिकल 48। इसमें किस किस चीज, इसमें भी दो तरीके के प्रोविजन दिए गए हैं। पहला एक गांधीयन प्रिंसिपल्स है और दूसरा एक और है। तो पहले कौन सा आ जाता है, प्रोहिबिट करता है, यानी कि रोकता है किस चीज को, स्लॉटर ऑफ काउज, जो गाय हत्या है, जो गौवंश की हत्या है, चाहे वो काउज हो, काप्स हो, जो बछड़े होते हैं गाय के, उनके। तो प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर ऑफ काउज, और उसके अलावा कोई भी और जो मिल्च एनिमल्स हो, मिल्च एनिमल्स कहने का मतलब क्या हुआ, जो भी दुधारू पशु है, तो चाहे वो काऊ हो, काप्स हो, जो भी गौवंश होते हैं, उनके अलावा कोई और भी दुधारू पशु हो, उनका जो स्लॉटर होगा, यानी कि उनको जो काटा जाता है, उनकी जो हत्या की जाती है,
उसके ऊपर प्रोहिबिशन लगाना चाहिए। ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत ये प्रोविजन दिया गया है। इसके अलावा इसमें क्या दिया गया है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि कृषि और पशुपालन को भी ऑर्गेनाइज करना है। ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या हुआ, ये तो हमारे देश में पहले से होता आ रहा है। ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब है कि मॉडर्न इनपुट्स इसमें लगाया जाएगा, जो मॉडर्न मेथड्स। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो एग्जांपल है, ग्रीन रेवोल्यूशन आया और उसके बाद जो नए तरीके से इसको लाया गया, जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स यूज किए गए, मॉडर्न इक्विपमेंट यूज किए गए, फर्टिलाइजर्स, जो इरिगेशन का जो फैसिलिटी था उसको बेटर किया गया। तो इस तरीके से जो ये एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री में इसको इंक्लूड किया गया है आर्टिकल 48 में। नेक्स्ट क्या हो जाता है हमारा आर्टिकल 48A में क्या दिया है कि प्रोटेक्शन किस चीज से को, इन्वायरमेंट को, जो हमारा वातावरण है, जो हमारा वातावरण है उसको हम लोग क्या करें, जो इकोलॉजी एनवायरमेंट हम लोग एक टॉपिक भी पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है कि हम लोगों को अपने वातावरण को शुद्ध रखने के लिए, वातावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी चीज की है, चाहे वो पौधे लगाए जाए, पौधों को कम काटा जाए, जो पॉल्यूशन वगैरह है वो कम किया जाए, हम लोग फ्यूल्स न जलाएं, जो भी वुड वगैरह होते हैं ये सब न जलाएं। तो इस तरीके से प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट और साथ ही साथ सेफ गार्ड करना है हमको, किस चीज को रक्षा करना है, अपने फॉरेस्ट को, यानी कि वनों की रक्षा करनी है। क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो कितना ज्यादा प्रभावित होगा। और दूसरा वाइल्ड लाइफ, यानी कि जो वन्य जीव है, जो भी जानवर है, वो क्या करते हैं कि एक इकोलॉजिकल बैलेंस, ये जो पूरा इकोसिस्टम है हमारा, उसमें हर किसी का इंपॉर्टेंस है। तो अगर वाइल्ड लाइफ, अगर जानवर नहीं होंगे, जाहिर सी बात है कि अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो जानवर फॉरेस्ट से बाहर आएंगे, वो बाहर आएंगे तो वो सबके लिए एक थ्रेट है एक तरीके से। और साथ ही साथ जो वाइल्ड लाइफ होते हैं उनके लिए ये फॉरेस्ट जो है उनका एक हैबिटेट, तो हम लोगों को उसको भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो इसके बारे में चर्चा की गई है आर्टिकल 48 में। नेक्स्ट हो जाता है हमारा आर्टिकल 49। इस आर्टिकल 49 में क्या दिया गया कि हमको प्रोटेक्ट करना है, रक्षा करना है किस चीज का, चाहे मॉन्यूमेंट्स हो, पैलेसेस हो, उसके अलावा कोई भी अदर जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का बिल्डिंग हो जाएगा, उन सभी चीजों को हमको प्रोटेक्ट करना है जो क्या रखता हो, एक नेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि राष्ट्रीय महत्व का दर्जा उसको प्राप्त है। एक राष्ट्रीय में, जैसे कि लाल किला, जैसे कि राष्ट्रपति भवन, इस तरीके की जो चीजें हो गई, इसको हमको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। ये चूंकि राष्ट्रीय महत्व का चीज है, नेशनल इंपॉर्टेंस का चीज है। आर्टिकल 50 जो है ये भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया है कि आर्टिकल 50 इसके तहत क्या है, हमारा सेपरेशन है, अलग किया गया है, पृथक्करण जिसको कहते हैं, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जो हमारी कार्यपालिका है उसको हमारी न्यायपालिका से सेपरेशन करने के बारे में चर्चा किया गया है आर्टिकल 50 में। सेपरेशन इन टर्म्स ऑफ पब्लिक सर्विस, जो लोक कार्य है, उस लोक कार्य के संदर्भ में क्या किया गया है कि एग्जीक्यूटिव को जुडिशियरी से सेपरेट किया जाए, ताकि दोनों का जो अपना जो संवैधानिकता है, जो अपना उन लोगों का जो प्रासंगिकता है वो भी बना रहे, और जुडिशियरी इन सभी चीजों को देखते रहे कि यहाँ पर जो लॉज वगैरह एग्जीक्यूटिव के थ्रू अपने, चूंकि इंडिया में तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो है, कार्यपालिका और विधायिका, वो एक ही अंग है, एक ही तरीके से दोनों मिले हुए हैं। तो वहां पर जो कानून वगैरह जो बनती है उस चीज का जो वैधानिकता है उसको चेक करने के लिए जुडिशरी का इंपॉर्टेंस बना रहे। और सबसे लास्ट जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आ जाता है आर्टिकल 51, इसके तहत क्या आ जाता है कि हमको प्रमोट करना चाहिए इस चीज को, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा का जो वातावरण है वो बना हुआ रहना चाहिए। हमको अपने पड़ोसी जो देश है उनके साथ अच्छे वातावरण बना के रखना चाहिए, अच्छे रिश्ते बना के रखना चाहिए, और किसी भी तरीके का ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि जो इंटरनेशनल पीस हो और सिक्योरिटी हो उसको खतरा हो। तो इस तरीके से हम लोगों ने जितने भी आर्टिकल्स थे हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत, उसको हम लोगों ने समाप्त किया। थैंक यू।